हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे फरवरी मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 3। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी आ चुका है। जो अगर आप लोग मेरी रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं तो आपने देख लिया होगा कि पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुका है, और इसका आज हम लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। और इसका पार्ट 3 आने के बाद आज आ चुका है। आप लोग पूरा कंप्लीट पीडीएफ फरवरी मंथ का नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का, जिसमें आपको कंटेंट दोनों ही लैंग्वेज में मिलेगा, हिंदी इंग्लिश। जैसा आपको पढ़ाया जाता है एग्जैक्टली पीपीटी वैसा ही आपको नीचे पीडीएफ मिलेगा, तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। कोई ये पूछता है कि मैम इसमें कंटेंट जैसा आप पढ़ाती हैं वैसे ही होगा? हाँ, डिट्टो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे मैं पढ़ाती हूँ। तो आप नीचे दिए गए लिंक से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, कंप्लीट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस फरवरी मंथ का, जिसमें पार्ट 1 भी, पार्ट 2 भी और पार्ट 3 भी है, सभी कुछ है। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि जैसा मैंने आपको लाइव अपने वीडियो में बताया था कि मैं आपके लिए एलआईसी का कंप्लीट एलआईसी डबल एओ मेंस का जो एग्जाम है आपका, उसका कंप्लीट कोर्स लेके आ रही हूँ। तो कंप्लीट कोर्स में जो हमने बोला था कि हम 6 मंथ का बैंकिंग, 6 मंथ आरबीआई सर्कुलर, 6 मंथ करंट अफेयर्स और इंश्योरेंस अवेयरनेस कवर करेंगे, तो वो वीडियो आज शाम या कल मॉर्निंग तक आपके लिए आ जाएगा। और वो जो आपके आने वाले एग्जाम है एलआईसी डबल एओ मेंस के अलावा आईडीबीआई अभी असिस्टेंट मैनेजर का आपका एग्जाम है, बैंक ऑफ इंडिया का आपका एग्जाम है और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का आपका एग्जाम है। ये सारे एग्जाम्स कुछ कुछ तो जो फ्रेशर्स हैं उन लोगों के लिए है, कुछ लोग में एक्सपीरियंस है तो उसमें फ्रेशर्स जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते थे। तो जो एक्सपीरियंस लोग हैं उन लोगों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाला जो वीडियो है, जो आपके लिए मैं पैकेज लेके आई हूँ। तो आप लोग चैनल पे अपडेट रहिए, बने रहिए और सारे वीडियोस देखते रहिए जो आपके आने वाले हैं। तो जल्दी है, कल तक तो आ ही जाएगा, कल मॉर्निंग तक या आज नाइट तक पॉसिबल है। मैं कोशिश करूंगी कि आपका 6 मंथ बैंकिंग जरूर आ जाए, जिसमें हम सितंबर से फरवरी तक का कवर करेंगे। ठीक है, ये देख लीजिए, हम सितंबर से फरवरी तक का लास्ट 6 मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस कवर करेंगे इसमें। और जैसे मैंने बोला, सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे इंश्योरेंस हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे वो स्केल 3 स्केल 4 ऑफिसर हो, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो एग्जाम्स है, और आईडीबीआई असिस्टेंट मैनेजर हो, इन सभी एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो आपने ये जरूर देखना है वीडियो। और जैसे मैंने बोला, वीडियो आज आ जाएगा, आज शाम तक या कल मॉर्निंग तक तो कंफर्म है कि आ ही जाएगा। टॉपिक वाइज रहेगा पूरा 6 मंथ का, सितंबर से फरवरी तक। तो चलिए फरवरी का पार्ट 3 देख लेते हैं, पार्ट 3 डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है इसका? ADB president proposes up to $1 billion support to India's development priorities। यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक अध्यक्ष ने क्या बोला है कि भारत की विकास प्राथमिकताओं के लिए इनमें से जो ऑप्शंस दिए हैं, कितने बिलियन डॉलर तक की सहायता का प्रस्ताव दिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने। कौन है प्रेसिडेंट? एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट है मासुगु अस्कावा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 25 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन सी। द एशियन डेवलपमेंट बैंक इन ऑर्डर टू हेल्प इंडिया फुलफिल इट्स मोस्ट प्रेसिंग डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट्स प्लेस्ड अप टू $25 बिलियन। तो एडीबी ने भारत को अपनी विकास की जरूरतों को पूरा करने में मदद करने के लिए 25 बिलियन डॉलर देने का जो है प्रस्ताव दिया है। तो क्लियर हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिया है कितना? 25 बिलियन डॉलर। और क्यों दिया है? तो इंडिया की जो मोस्ट प्रेसिंग डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट्स हैं तो उसमें हेल्प करने के लिए, ठीक है, उनको फुलफिल करने के लिए, उसमें हेल्प करने के लिए। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो भारत की विकास प्राथमिकताओं के लिए दिया है 25 बिलियन डॉलर का जो हेल्प की है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। Loan will be provided over the over the courses of the next 5 years to support social development, climate change and infrastructure development in under the PM गति शक्ति प्रोजेक्ट। यानी कि PM गति शक्ति परियोजना के तहत भारत में सामाजिक विकास, जलवायु परिवर्तन और बुनियादी ढांचे के विकास का समर्थन करने के लिए अगले 5 वर्षों के दौरान ये ऋण दिया जाएगा। मतलब जो अलग अलग किस्त में बोलते हैं ना, उसमें दिया जाएगा, पूरा कंप्लीट 5 सालों के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो मार्डलू मनीला फिलीपींस में हेडक्वार्टर है, फाउंडेड इन 1966 19 दिसंबर। और प्रेसिडेंट कौन है? मासुगु अस्कावा। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? एशियन डेवलपमेंट बैंक की। चलेंगे नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइंस फॉरेन कंट्रीब्यूशन मस्ट बी रिसीव्ड ओनली इन द
FCRA अकाउंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित में से किस बैंक के FCRA खाते में ही विदेशी अंशदान प्राप्त किया जाना है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? SBI is the right answer of this question. The Reserve Bank of India wired its circular dated 16th of Feb 2023 regarding the introduction of Foreign Contribution Regulation Act FCRA related transaction code in NEFT and RTGS systems, यानी कि NEFT और RTGS सिस्टम में विदेशी योगदान, क्या बोलेंगे विदेशी योगदान को, इसमें यहाँ पे क्या बोला गया है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA जो है उससे संबंधित लेन देन कोड की शुरुआत के संबंध में रिजर्व बैंक ने 16 फरवरी 2023 के अपने परिपत्र के माध्यम से, ठीक है, तो बोला गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सर्कुलर किया है 16 ऑफ फेब 2023 की डेट को कि रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन किस चीज के? FCRA का फुल फॉर्म फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट रिलेटेड ट्रांजैक्शन कोड इन NEFT एंड RTGS सिस्टम्स, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में इसको बोला जाएगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस दी हैं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन मस्ट बी रिसीव्ड ओनली इन द FCRA अकाउंट ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के FCRA अकाउंट में ही RTGS सिस्टम या फिर NEFT या RTGS जो भी है, इसके थ्रू जो पेमेंट होगा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन होगा रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, वो सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के FCRA अकाउंट में होगा। In terms of extra requirements of Ministry of Home Affairs, Government of India, the donor details such as name, address, country of origin, amount, currency, and purpose of remittances are required to be captured in such transaction, and SBI is required to report the same to MHA on daily basis। तो क्या बोला गया है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय भारत सरकार की मौजूदा आवश्यकताओं के अनुसार दानकर्ता का विवरण जैसे नाम, पता, मूल देश, राशि, मुद्रा और प्रेषण का उद्देश्य इस तरह के लेन देन में दर्ज किया जाना आवश्यक है, और SBI दैनिक आधार पर MHA को इसकी रिपोर्ट करना भी आवश्यक है। तो क्लियर हो गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के FCRA अकाउंट में ही NEFT RTGS के थ्रू विदेशी अंशदान की फॉरेन कंट्रीब्यूशन किया जाना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Dash appointed Vikramaditya Singh Khichi to panel to advise the administrator of debt-ridden Reliance Capital RCap, यानी कि इनमें से किसने विक्रमादित्य सिंह खिची को ऋणग्रस्त रिलायंस कैपिटल के प्रशासक को सलाह देने के लिए एक पैनल में नियुक्त किया है? किसने किया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपॉइंटमेंट तो ऑब्वियसली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ही होता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपॉइंटेड विक्रमादित्य सिंह खिची टू अ पैनल टू एडवाइज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ डेब्ट-रिडन रिलायंस कैपिटल ही अपेक्स बैंक सेट इन अ रिलीज। तो वो ये बोला गया है कि सीड्स ने एक विज्ञप्ति में ये कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कर्ज में डूबी हुई रिलायंस कैपिटल के एडमिनिस्ट्रेशन को सलाह देने के लिए एज ए एडवाइजर विक्रमादित्य सिंह खिची को एक पैनल में नियुक्त किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस लिए किया है? तो जो कर्ज में डूबी है रिलायंस कैपिटल, उसके फाइनेंशियल एडवाइजर की तरह जो एक पैनल है उसमें उनको अपॉइंट किया है विक्रमादित्य सिंह खिची को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। ठीक है, इसी के रिगार्डिंग है ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इन सबको आप वीडियो को पॉज करके या फिर PDF डाउनलोड करके देख सकते हैं। खिची फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा हैज अपॉइंटेड टू रिलायंस कैपिटल एडवाइजरी कमेटी फॉलोइंग द रेजिग्नेशन ऑफ श्रीनिवासन वरदराजन फ्रॉम दिस पैनल। तो क्या नाम था उनका जिन्होंने रिजाइन किया है? उनका नाम क्या था? श्रीनिवासन वरदराजन। ठीक है, अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख सकते हैं, ये सारे ही हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में। हम चले हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूके सरपासेस इंडिया एज द वर्ल्ड्स नेक्स्ट बिगेस्ट इक्विटी मार्केट। तो यूके ने भारत को दुनिया के निम्न में से कौन से सबसे बड़े इक्विटी बाजार के रूप में पीछे छोड़ दिया है? कौन से? 6 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। The UK has surpassed India as the 6th largest equity market in the world for the
first time since May 2022 as a weaker pound increased the attraction of exporters and concern over the Adani Hindenburg controversy are being felt throughout Indian market। यानी कि यूनाइटेड किंगडम ने मई 2022 के बाद पहली बार दुनिया के छठे सबसे बड़े इक्विटी बाजार के रूप में इंडिया को पीछे छोड़ दिया है। किसको? इंडिया को। क्योंकि जो अभी कमजोर पाउंड से निर्यातक आकर्षण बढ़ता है। अडानी की जो आपको काफी सुना होगा, काफी न्यूज में रहा था कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने जो अडानी की रिपोर्ट की वजह से अडानी ग्रुप के जो है काफी शेयर डाउन हुए थे। चिंताएं जो हैं उसकी पूरे भारतीय बाजारों में महसूस की जा रही हैं। इसी कारण जो है यूके आगे निकल गया है इंडिया से। कि छोटे छोटे पॉइंट्स दिए गए हैं, ऊपर इंग्लिश नीचे हिंदी। क्या बोला गया है कि दिस हैज नॉट हैपेंड सिंस May 29, 2022 when the combined markets capitalization of primary listing in the UK excluding ETFs and ADRs reached about $3.11 trillion on Tuesday according to Bloomberg। यानी कि ब्लूमबर्ग जो एक रिपोर्टिंग एजेंसी है उन बोला है कि ब्लूमबर्ग के अनुसार यह 29 मई 2022 के बाद से नहीं हुआ जब ETF और ADR को छोड़कर यूके में प्राथमिक लिस्टिंग का संयुक्त बाजार पूंजीकरण मंगलवार को लगभग $3.11 ट्रिलियन तक पहुंच गया था। नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ कॉर्पोरेट डिजिटल बैंकिंग पोर्टल लॉन्च्ड बाय कोटक महिंद्रा बैंक। तो कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा शुरू किए गए कॉर्पोरेट डिजिटल बैंकिंग पोर्टल का क्या नाम है? उसका नाम है कोटक फिन। किसने लॉन्च किया है? कोटक महिंद्रा बैंक ने। क्या बोला गया है? प्राइवेट सेक्टर लेंडर कोटक महिंद्रा बैंक went to live with Kotak Fin, an integrated portal developed to offer comprehensive digital banking and value-added services to its business, banking and corporate clients। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक है कोटक महिंद्रा। कोटक महिंद्रा बैंक को कोटक फिन के साथ लाइव हुआ है जो एक एकीकृत पोर्टल है और जिसने अपने व्यावसायिक बैंकिंग और कॉर्पोरेट ग्राहकों को व्यापक डिजिटल बैंकिंग और मूल्यवर्धित सेवाएं प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा NSE गेट्स द फाइनल अप्रूवल फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग टू लॉन्च सोशल स्टॉक एक्सचेंज। तो NSE को सोशल स्टॉक एक्सचेंज शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से किससे अंतिम मंजूरी मिली है? तो वो मतलब मिलती है पूछा गया है। तो NSE की बात हो रही है तो स्टॉक एक्सचेंज से ही मिलेगी। तो वो कौन सी है? सेबी, सोशल स्टॉक एक्सचेंज। सेबी से मिलती है। सेबी का फुल फॉर्म क्या है आपको पता है? सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। द NSE has got the green light from the capital markets regulator to launch its social stock exchange, the board said। यानी कि बोर्ड ने क्या कहा है कि NSE को अपना सोशल स्टॉक एक्सचेंज लॉन्च करने के लिए पूंजी बाजार नियामक से हरी झंडी मिल गई है। किसको? NSE को। The SEBI had given an in principle approval to National Stock Exchange for setting up the exchange last December। तो सेबी ने पिछले दिसंबर में एक्सचेंज स्थापित करने के लिए NSE को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी। किसको? NSE को। किसने? सेबी ने। क्लियर? डैश विल ज्वाइन द ONDC नेटवर्क इन इंडिया। तो निम्न में से किसने भारत में ONDC नेटवर्क में शामिल होगा या हुआ है? कौन? Amazon। Amazon इज द राइट आंसर। ONDC नेटवर्क का मैंने फुल फॉर्म यहाँ पे आपको विद पिक्चर दिया है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। तो ई-कॉमर्स जायंट Amazon announced that it will join the Indian government ONDC platform and as part of its initial collaboration will integrate its smart commerce and logistics services with the ONDC network। तो ई कॉमर्स जायंट Amazon ने अनाउंसमेंट किया है कि it will join the Indian government ONDC platform and as part of its initial collaboration will integrate its smart कॉमर्स एंड लॉजिस्टिक सर्विस विद द ONDC नेटवर्क। यानी कि ई कॉमर्स की दिग्गज कंपनी Amazon ने घोषणा की कि वह भारत सरकार के ONDC प्लेटफॉर्म में शामिल हो जाएगी और इसके प्रारंभिक सहयोग के हिस्से के रूप में ONDC नेटवर्क के साथ अपने स्मार्ट कॉमर्स और सेवाओं को एकीकृत करेगी। कौन? Amazon। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
Dash inked a co-lending pact with Tesalo Digital to provide financial support to the small income segment. तो इनमें से किस बैंक ने छोटी आय वर्ग को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पेसालो डिजिटल के साथ एक सह उधार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो किए हैं कर्नाटका बैंक ने। किसने किए हैं? कर्नाटका बैंक इज द राइट आंसर। Karnataka Bank and Pesalo Digital Limited, a non-deposit taking NBFC registered with the Reserve Bank of India, have entered into a co-lending arrangement to provide financial support to the small income segment and give 5 impetus to the micro and small enterprises segment of the country. यानी कि कर्नाटक बैंक और पेसालो डिजिटल लिमिटेड एक गैर जमा लेने वाली एनबीएफसी है जो भारतीय रिजर्व बैंक के साथ रजिस्टर्ड है। उन्होंने एक छोटी आय वर्ग को वित्तीय सहायता यानी कि फाइनेंशियल हेल्प प्रदान करने और सूक्ष्म और लघु उद्यम को खंड को गति देने के लिए एक सह ऋण व्यवस्था में प्रवेश किया है। किसने? कर्नाटका बैंक ने और पेसालो डिजिटल लिमिटेड ने। The arrangement will leverage Karnataka Bank's low cost of funds and its end-to-end digital capabilities and Pesalo to help the sourcing, servicing and recovery of small ticket priority sector loans. तो ये व्यवस्था कर्नाटक बैंक की निधियों की कम लागत और इसकी end-to-end डिजिटल क्षमताओं और पेसालो को छोटे टिकट प्राथमिकता वाले क्षेत्र के ऋणों की सोर्सिंग, सर्विसिंग और वसूली में मदद करेगी। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सारस्वत बैंक पार्टनर्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग टू डिप्लॉय ओमनी चैनल बैंकिंग। तो सारस्वत बैंक ने ओमनी चैनल बैंकिंग स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ साझेदारी की है? तो वो की है टैगेट के साथ। टैगेट इज द राइट आंसर। सारस्वत बैंक हैज पार्टनर्ड विद सिंगापुर बेस्ड डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर टैगेट टू implement omni-channel digital banking solution for its retail and corporate customers। तो सारस्वत बैंक ने अपने खुदरा और कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए ओमनी चैनल डिजिटल बैंकिंग समाधान लागू करने के लिए सिंगापुर स्थित डिजिटल बैंकिंग समाधान प्रदाता टैगेट के साथ साझेदारी की है। अंडर द ओकेजन द बैंक विल यूज टैगेट मोबिक्स डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म टू एनहेंस कस्टमर एक्सपीरियंस। इस साझेदारी के तहत बैंक ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए टैगेट के मोबिक्स डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुलु एक्सचेंज साइन MOU with which of the following bank to enhance cross border payments between India Gulf region। यानी कि लुलु एक्सचेंज ने भारत खाड़ी क्षेत्र के बीच सीमा पार भुगतान बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो किए हैं HDFC बैंक के साथ। राइट आंसर है इसका HDFC बैंक। क्या बोला गया है? बोथ साइड्स हैव साइंड MOU टू इनेबल रेमिटेंसेस टू इंडिया थ्रू HDFC ऑनलाइन एंड मोबाइल बैंकिंग पावर्ड बाय लुलु एक्सचेंज। यानी कि दोनों पक्षों ने लुलु एक्सचेंज द्वारा संचालित HDFC की ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से भारत में प्रेषण और सक्षम करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन ए प्रेस रिलीज द बैंक सेड दे विल लॉन्च द रेमिट नाउ टू इंडिया सर्विस फॉर क्विक मनी ट्रांसफर फ्रॉम UAE। तो एक प्रेस विज्ञप्ति में बैंक ने कहा कि वो संयुक्त अरब अमीरात में त्वरित धन हस्तांतरण के लिए रेमिट नाउ टू इंडिया सेवा शुरू करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, FATF सस्पेंड्स मेंबरशिप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो FATF ने निम्न में से कौन से देश की सदस्यता निलंबित की है? FATF को जानते ही क्या होता है? FATF का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। लास्ट टाइम किसकी की थी? मैंने आपको न्यूज में कवर किया था। तो लास्ट टाइम जो की थी, जब मैंने आपको पहले भी न्यूज में बताया था, वो था पाकिस्तान। और अभी किसकी की है? अभी की है रशिया की। किसने? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। FATF a global organization that monitor financial crime। जो फाइनेंशियल क्राइम को मॉनिटर करता है FATF, suspended Russia membership after finding that Moscow conflict in Ukraine breached the FATF principles। तो FATF एक वैश्विक संगठन जो वित्तीय अपराध पर नजर रखता है, उसने यूक्रेन के मॉस्को के
संघर्ष को खोजने के बाद एफएटीएफ के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए रूस की सदस्यता को निलंबित कर दिया है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने, जो एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो मॉनिटर करती है क्या फाइनेंशियल क्राइम को। FATF is an intergovernmental organization created to fight money laundering and the financing of terrorism by establishing international standard and monitoring observance by nations। तो FATF जो है ये एक इंटरगवर्नमेंटल यानी कि अंतर सरकारी संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों की स्थापना और राष्ट्रों के द्वारा उनके पालन की निगरानी करके मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण से लड़ने के लिए बनाया गया है FATF को। ठीक है, तो FATF का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो क्रिएट किया गया है टू फाइट मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म बाय एस्टैब्लिश इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, उनको मॉनिटर करने के लिए। चलेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल गेट्स बाय स्टेक इन हेनकेन फॉर डैश $1 million। तो बिल गेट्स ने हेनकेन में कितने $1 million में हिस्सेदारी खरीदी है? तो वो खरीदी है 902। बिल गेट्स हैज एक्वायर्ड ए माइनॉरिटी स्टेक इन हेनकेन होल्डिंग एनवी, द कंट्रोलिंग शेयर होल्डर ऑफ द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट ब्रूअर फॉर अबाउट $902 million। क्या बोला गया है कि बिल गेट्स ने लगभग $902 मिलियन में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े शराब बनाने वाले नियंत्रित शेयरधारक हेनकेन होल्डिंग एनवी में अल्पमत हिस्सेदारी हासिल कर ली है। किसने? बिल गेट्स ने। द माइक्रोसॉफ्ट फाउंडर एंड फिलेंथ्रोपिस्ट पिक्ड अप 3.8% ऑफ हेनकेन होल्डिंग अकॉर्डिंग टू अ फिलिंग बाय द डच रेगुलेटर AFM। तो डच नियामक AFM द्वारा फाइलिंग के अनुसार माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक और परोपकारी व्यक्ति हेनकेन होल्डिंग का 3.8% हिस्सा उन्होंने लिया है बिल गेट्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्ल्ड बैंक अनाउंस्ड $1 million इन एडिशनल यूक्रेन एड। तो विश्व बैंक ने अतिरिक्त यूक्रेन सहायता में कितने $1 million की घोषणा की है? तो वो की है $2.5 million इज द राइट आंसर। द वर्ल्ड बैंक अनाउंस्ड $2.5 billion बिलियन डॉलर आई थिंक ये $1 million क्यों लिखा है? ये $1 billion है। ओके, कंफ्यूजन हो गया। नॉट मिलियन, इट्स द बिलियन। बिलियन, ठीक है, यहाँ पे मिलियन नहीं होगा। The World Bank announced $2.5 billion in additional grant financing from the US Agency for International Development (USAID) to support Ukraine budget and maintain essential services। तो विश्व बैंक ने यूक्रेन के बजट का समर्थन करने और आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने के लिए यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, क्या बोलेंगे, USAID से अतिरिक्त अनुदान वित्त पोषण में $2.5 billion की घोषणा की है। The latest financing under the World Bank Public Expenditure for Administrative Capacity Endurance in Ukraine project lifts the total $20.6 billion and will support salaries in the core government functions and sectors such as healthcare and education while allowing Kyiv to pay pension and support internally displaced people। तो यूक्रेन परियोजना में प्रशासनिक क्षमता सहनशीलता के लिए विश्व बैंक के सार्वजनिक व्यय के तहत नवीनतम वित्त पोषण कुल 20.6 बिलियन तक बढ़ जाता है और कीव को पेंशन का भुगतान करने और आंतरिक रूप से विस्थापितों का समर्थन करने की अनुमति देते हुए मुख्य सरकारी कार्यों और स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्र में वेतन का समर्थन करेगा। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको कि वर्ल्ड बैंक ने अनाउंस किया है $2.5 बिलियन इन एडिशनल यूक्रेन एड। तो विश्व बैंक ने अतिरिक्त यूक्रेन की सहायता में $2.5 बिलियन की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पाकिस्तान रिसीव्ड हाउ मेनी $1 million फंड्स फ्रॉम चाइना। तो पाकिस्तान ने को चाइना से कितने $1 million का फंड मिला है? $700 million। Pakistan Finance Minister Ishaq Dar said his country has received $700 million funds from the China Development Bank। ठीक है,
क्या बोला गया है? द डिपॉजिट कम एज पाकिस्तान हैज बीन स्ट्रगलिंग विद इट्स एक्सटर्नल डेब्ट एंड हैज barely enough dollars to cover less than 3 weeks for worth of imports. Finance Minister Ishaq Dar referred to the deposit as a lifeline for Pakistan. तो ये जमा इसलिए आता है क्योंकि पाकिस्तान अपने बाहरी ऋण से काफी जूझ रहा है। ये काफी न्यूज में रहा है। पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो कितनी खराब हालत में है, ये सभी कुछ को न्यूज में सबको पता होगा, अपडेट होंगे तो ये बोला गया है कि जमा इसलिए आता है क्योंकि पाकिस्तान जो है वो काफी बाहरी लोन से जूझ रहा है और 3 सप्ताह में कम के आयात को कवर करने के लिए मुश्किल से पर्याप्त डॉलर है। और वित्त मंत्री इशाक डार ने जमा को पाकिस्तान के लिए जीवन रेखा के रूप में संदर्भित किया है। तो ये जो है इन्होंने बोला है कि ये लाइफलाइन है पाकिस्तान के लिए, ये लोन जो चाइना ने पाकिस्तान को दिया है। नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, RBI imposes restriction on which of the 5 cooperative banks? तो RBI सहकारी बैंकों में से किस बैंक पर प्रतिबंध लगाया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। राइट आंसर पता है क्या हो जाएगा? राइट आंसर सब है, तो ये ऑप्शन ABCDEF मुझे बनाना पड़ेगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है, दीज या ऑल ऑफ द अबव। क्लियर? ये सारे ही हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसने सब पर जो है रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं। SCBL कोऑपरेटिव बैंक, आदर्श महिला नगरी सहकारी बैंक मर्यादित, शमशा सहकारी बैंक नियामिठा, उरवकोंडा कोऑपरेटिव टाउन बैंक, शंकारो मोहिते पाटिल सहकारी बैंक। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया imposed several restrictions on 5 cooperative banks including on withdrawal in the wake of deteriorating financial condition of the lenders। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उधारदाताओं की बिगड़ी वित्तीय स्थिति के मद्देनजर निकासी सहित 5 सहकारी बैंकों पर कई प्रतिबंध लगाए हैं। The restriction will remain in place for 6 months. The Reserve Bank of India said in a separate statement। तो RBI ने अलग अलग बयानों में कहा है कि प्रतिबंध 6 महीने तक लागू रहेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, इंडिया रैंक डैश बिगेस्ट नेशन रेडी टू अडॉप्ट क्रिप्टो इन 2023। भारत 2023 में क्रिप्टो अपनाने के लिए निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा देश है? तो वो है 7th, हमारा देश भारत जो है वो 7th है। अकॉर्डिंग टू हैच विद क्रिप्टो रिसर्च, इंडिया इमर्ज्ड एज 7th बिगेस्ट नेशन रेडी टू अडॉप्ट क्रिप्टो इन 2023। तो हैच विद क्रिप्टो शोध के अनुसार भारत 2023 में क्रिप्टो को अपनाने के लिए तैयार 7वें सबसे बड़े देश के रूप में उभरा है हमारा देश भारत। ऑस्ट्रेलिया इज द बिगेस्ट कंट्री व्हेन इट कम्स टू द एडॉप्शन ऑफ क्रिप्टो करेंसी इन 2023 विद अ स्कोर ऑफ 7.37 आउट ऑफ 10। तो 2023 में 10 में से 7.37 के स्कोर के साथ ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा देश है जब क्रिप्टो करेंसी को अपनाने की बात आती है। सबसे बड़ा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। और इंडिया की रैंक क्या है इसमें? अभी 7th। और फॉलोइंग दिस यूएसए रैंक्स एज द सेकंड बिगेस्ट कंट्री। फर्स्ट है ऑस्ट्रेलिया और यूएसए है सेकंड इन द क्रिप्टो अडॉप्शन विद द स्कोर ऑफ 7.07 आउट ऑफ 10। Currently there are 33,630 क्रिप्टो ATM थ्रू आउट द कंट्री। तो ठीक है, फर्स्ट पे है ऑस्ट्रेलिया, सेकंड पे है यूएसए और इंडिया की इसमें 7th रैंक है। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लॉन्च इन इंडिया? तो भारत में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू की गई थी? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? वो की गई थी 24 Feb 2019। The प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना PM किसान completed 4 years on 24th Feb 2023। तो इसने 4 साल पूरे किए हैं 24 फरवरी 2023 को। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी। Under the PM किसान योजना financial assistance of ₹6,000 per year is provided in 3 equal installments every year in the bank accounts of crores of farmers in the country। तो पीएम किसान योजना के तहत देश के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में हर साल 3 समान किस्तों में 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
नेक्स्ट है एनएसटीसी पार्टनर्स विद डैश फॉर बूस्टिंग एंटरप्रेन्योरियल स्किल। एनएसटीसी ने उद्यमशीलता कौशल को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो वो की है एचडीएफसी लाइफ के साथ। टू सपोर्ट, याद रखिएगा, टू सपोर्ट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड ऑगमेंट एंटरप्रेन्योरियल opportunities, National Skill Development Corporation, working under the aegis of the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, has entered into a partnership with HDFC Life, one of India's leading life insurer, under the Skill India Mission। तो क्या बोला गया है? स्वरोजगार का समर्थन करने और उद्यमशीलता के अवसरों को बढ़ाने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तत्वाधान में काम कर रहे एनएसडीसी ने भारत के अग्रणी जीवन बीमाकर्ताओं में से एक एचडीएफसी लाइफ के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम्स फर्स्ट रैंक टू लॉन्च यूपीआई लाइट फीचर। तो निम्नलिखित में से कौन यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला बैंक बन गया है? तो वो है पेटीएम पेमेंट्स बैंक। ठीक है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड हैज लॉन्च्ड यूपीआई enabled by NPCI for multiple small value transactions। तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने कई छोटे मूल्य वाले यूपीआई लेनदेन के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई द्वारा यूपीआई लाइट लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? तो याद रखना है पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च किया है। ठीक है, और ये यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला बैंक बन गया है पेटीएम पेमेंट्स बैंक। चलेंगे नेक्स्ट पे, ये आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके ये कंटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज रिसेंटली साइन ए एमओयू विद द यूरोपियन बैंक बीएनपी परिभाष टू मीट द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ यूरोपियन एंटरप्राइजेस ऑपरेटिंग इन इंडिया एंड इंडियन कंपनीज इन द यूरोपियन यूनियन। तो किस बैंक ने हाल ही में फरवरी 2023 में एक यूरोपीय बैंक बीएनपी परिभाष के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जो यूरोपियन यूनियन में भारत और भारतीय कंपनियों में काम कर रहे यूरोपीय उद्यमों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए है। तो बीएनपी परिभाष ने किए हैं। बीएनपी परिभाष पता है आपको क्या है? ये एक फ्रेंच इंटरनेशनल बैंक है। बीएनपी परिभाष कहाँ का? फ्रांस का। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर भी है पेरिस फ्रांस में, बीएनपी परिभाष का। अगर इसके बारे में बात की जाए तो बीएनपी परिभाष के बारे में पहले जान लेते हैं। बीएनपी परिभाष इज ए फ्रेंच इंटरनेशनल बैंकिंग ग्रुप। एक फ्रेंच इंटरनेशनल बैंकिंग ग्रुप है बीएनपी परिभाष। स्थापना हुई थी 2000 में और मर्जर के बाद किस किस का मर्जर हुआ था? बिटवीन बैंकिंग नेशनल डी पेरिस एंड परिभाष फॉर्मली। ठीक है, ये किस नाम से जाने जाते हैं? बैंकिंग डी पेरिस एट डे बेस बास। और बीएनपी परिभाष जो है वो कब से है इंडिया में पता है? 1860 से वो इंडिया में है। ये एक फ्रांस का बैंक है, इंटरनेशनल बैंक। ठीक है, बीएनपी परिभाष। और इंडिया में कब से है? 1860 से ये भारत में काम कर रहा है, काफी पुराना है बीएनपी परिभाष। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि किस बैंक ने? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? आईसीआईसी बैंक ने। ठीक है, आईसीआईसी बैंक ने हाल ही में एक यूरोपीय बैंक बीएनपी परिभाष के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जो यूरोपीय यूनियन में भारत और भारतीय कंपनियों में काम कर रहे यूरोप उद्यमों को वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए है। तो ये हमने बता दिया था कि बीएनपी परिभाष जो है वो क्या है। तो यहाँ तक आप देख सकते हैं, नीचे हिंदी में सेम है, हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन की। तो बोला गया है कि आईसीआईसी बैंक और बीएनपी पारिभाष ने भारत में काम करने वाली यूरोपीय कंपनी और यूरोपीय यूनियन में भारतीय कंपनियों की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए एक प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो सीधी सी बात है, ये जो साइन हुआ है एग्रीमेंट, ये इसलिए हुआ है आईसीआईसी बैंक और बीएनपी पारिभाष के बीच में क्योंकि जो कंपनीज, यूरोपीय कंपनीज और यूरोपीय यूनियन में जो भारतीय कंपनियां काम करती हैं और इंडिया में जो यूरोपीय कंपनियां काम करती हैं, उनमें जो काम करते हैं लोग, उनकी बैंकिंग जरूरतों को, बैंकिंग की जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है, जरूरत है, उनको पूरा करने के लिए ये एक इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो इंडिया में अगर कोई यूरोपीय कंपनी काम करती है तो वहां पे यहाँ पे कौन सा बैंक हेल्प करेगा? वो है आईसीआईसी बैंक। और यूरोप में कोई इंडियन कंपनी काम करती है तो वहां पे यूरोपियन यूनियन में कोई है, तो यूरोपियन यूनियन में कोई भी कंपनी है उसकी हेल्प करेगा बीएनपी परिभाष। तो इस तरह से आपको बोला गया है कि आईसीआईसी बैंक
and BNP Paribas have signed an initial agreement to meet the banking needs of European companies operating in India and Indian companies in the European Union. Clear? नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक टॉप्स द लिस्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर लेंडर्स इन लोन ग्रोथ एंड एसेट क्वालिटी। तो ऋण वृद्धि और संपत्ति की गुणवत्ता में सार्वजनिक क्षेत्र के उधारदाताओं की सूची में कौन सा बैंक सबसे ऊपर है? तो वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र हैज इमर्ज्ड एज द टॉप परफॉर्मर अमंग स्टेट ओन्ड लेंडर्स इन टर्म्स ऑफ लोन ग्रोथ परसेंटेज ड्यूरिंग द third quarter of 22-23 and analysis of the latest financial results of public sector bank showed। तो कौन सा बैंक है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कंटेंट जो आपको दिया है पॉइंट बाय पॉइंट आप उसको देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके। हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करेंगे। हेडक्वार्टर है पुणे। सीईओ है कौन है? एएस राजीव, फाउंडेड इन 16 सितंबर 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which bank recently launched an electronic bank guarantee scheme? तो किस बैंक ने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी स्कीम जो है वो शुरू की है? वो की है इंडियन ओवरसीज बैंक ने। ठीक है, पब्लिक सेक्टर इंडियन ओवरसीज बैंक हैज लॉन्च्ड द फैसिलिटी ऑफ इश्यूएंस ऑफ ईबीजी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी स्कीम इन एसोसिएशन विद द नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड। किसने की है? इंडियन ओवरसीज बैंक ने की है। ठीक है, इसी के रिगार्डिंग अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि द मेन फीचर्स ऑफ ईबीजी आर कंप्लीटली पेपरलेस मोड विद डिजिटल स्टैंपिंग एंड डिजिटल सिग्नेचर। और सीईओ कौन है इसके? पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। फाउंडर है एम चिदम्बरम चेत्तयर, फाउंडेड इन 10 Feb 1937 चेन्नई और हेडक्वार्टर भी है इसका चेन्नई। किसकी बात हो रही है? इंडियन ओवरसीज बैंक की बात हो रही है। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which organization launched its second global hackathon Harbinger 2023 Innovation for Transformation with the theme Inclusive Digital Services? तो यहाँ पर तो सभी को समझ में आ रहा होगा कि किसने लॉन्च किया है। तो पिछली साल भी आरबीआई ने किया था, इस बार भी आरबीआई ने किया है, तो आरबीआई इसका सही आंसर हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट ये था कि इसका थीम क्या है। इसका थीम क्वेश्चन में ही दे दिया, लेकिन क्वेश्चन अलग तरीके से भी आ सकता है, पूछा जा सकता है कि थीम क्या था। तो थीम याद रखना है, इंक्लूसिव डिजिटल सर्विसेज इज द थीम ऑफ हार्बिंगर 2023। The Reserve Bank of India announced its second global hackathon Harbinger 2023 Innovation for Transformation। ठीक है, ये इस हैकाथन का नाम है पूरा यहाँ तक, Harbinger 2023 Innovation for Transformation। थीम की बात करते हैं तो थीम है इसका इंक्लूसिव डिजिटल सर्विसेज। आपको पता है कि थीम कितना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में थीम ही पूछे जाते हैं। तो थीम है इंक्लूसिव डिजिटल सर्विसेज और हैकाथन का नाम है हार्बिंगर 2023 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद। ठीक है, थीम क्या है? इंक्लूसिव डिजिटल सर्विसेज। और ये सारे पॉइंट्स दिए गए हैं कि हैकाथन किस बेस पे किया जा रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट पे भी काफी इंपॉर्टेंट दिए गए हैं कि किस प्लेटफॉर्म पे ये होस्ट किया जा रहा है। तो एपेक्स प्लेटफॉर्म पे, जिसका फुल फॉर्म है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एक्सचेंज। और प्राइस देख लेते हैं तो 40 लाख मिलेंगे विनर को और सेकंड जो टर्नर अप रहेगा उसके 20 लाख हैं। अब क्या है बोला गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो प्रीवियस ईयर जो हुआ था, जो पहला हुआ था उसकी बात करेंगे तो उसका क्या नाम था? हार्बिंगर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। उसका थीम था स्मार्टर डिजिटल पेमेंट्स 2021 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आरबीआई ग्रांट्स इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू डैश एंटिटीज फॉर पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस। तो आरबीआई के द्वारा भुगतान एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए निम्न संस्थाओं को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। कितनी? 32 इज द राइट आंसर। पेमेंट एग्रीगेटर क्या होता है? तो डेफिनेशन दे रखी है हिंदी इंग्लिश दोनों में ही कि क्या होता है पेमेंट एग्रीगेटर। Payment aggregator provide payment related services to merchant by bundling up different modes of payment and packaging them in a central solution। तो पेमेंट एग्रीगेटर जो है वो पेमेंट के अलग अलग तरीकों को बंडल करके उन्हें एक सेंट्रल सॉल्यूशन में पैकेजिंग करके जो बिजनेसमैन हैं उनको पेमेंट से संबंधित सर्विसेज प्रोवाइड कराता है पेमेंट एग्रीगेटर। The Reserve Bank of India granted a total of 32 principal authorization to existing payment aggregator to operate as online payment aggregators according to a press statement issued by the central bank। ठीक है, ये आपको अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया गया है। यहाँ पे हमने कंप्लीट किया है अपना फरवरी मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस पार्ट 1
पार्ट 2 एंड पार्ट 3। और कंप्लीट पीडीएफ आपका विद कंटेंट नीचे दिए गए लिंक से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जल्दी मिलते हैं हमारे 6 मंथ की बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज के साथ, जिसमें हमने सितंबर से फरवरी तक का पूरा कवर किया है। और ऐसे ही इंश्योरेंस, बैंकिंग और करंट अफेयर्स के वीडियोस देखने के लिए आप लोग मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। वहां पे कुछ फ्री क्लासेस भी हैं जो भी आप देख सकते हैं। और डेली करंट अफेयर्स के लिए आप लोग बैंक वर्ड्स एक चैनल है अनअकैडमी का, उस चैनल पर डेली करंट अफेयर्स सुबह 8 बजे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।